सबसे पहले विष्णु जैन साहब, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी क्योंकि ये समझ पाना इस समय बहुत जरूरी है कि ये जो याचिका जो कि 57 पेज की है, इसमें क्या क्या बातें आपने कही हैं और जो समझौता हुआ उसको आप क्यों कह रहे हैं कि वो समझौता रद्द कर देना चाहिए। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मैं उस बात को कहने से पहले ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमने याचिका की है ये सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से की है, क्योंकि हमारा याचिका में कहना ये है कि जिस तरह से वहाँ पे भगवान का मंदिर तोड़ा गया औरंगजेब द्वारा और वहाँ पे तोड़ के एक मस्जिद बनाई गई, उसका हमारे पास हिस्टोरिकल प्रूफ है। हमने अपने जो पिटिशन है उसमें हमने उसको डाला भी है, लगाया भी है, जिसमें ये कहते हैं कि औरंगजेब ने वहाँ पे एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया। और ये जो औरंगजेब का फरमान है वो मजलिस आलमगीरी के पेज नंबर 95 पे कोटेड है। मैं वो फरमान पढ़ के यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मथुरा में जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ दो, भव्य मंदिर को तोड़ दो और जितनी बड़ी छोटी मूर्तियां हैं बेगम शाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाएं उस पर कुचलते हुए जाएं। इसके बाद इतिहास में हमने जो आपने अभी कॉम्प्रोमाइज की बात कही, 12 अक्टूबर 1968 का जो कॉम्प्रोमाइज है वो गलत हुआ है, क्योंकि जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी मदन मोहन मालवीय ने वो पूरी प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दी थी और जो कॉम्प्रोमाइज किया गया है वो एक फर्जी संगठन बनाया गया जिसे कहते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, और उसने वो कॉम्प्रोमाइज किया था। जब प्रॉपर्टी ट्रस्ट की थी तो अगर कोई केस फाइल कर सकता था, कोई उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ का इस कॉम्प्रोमाइज से कोई लेना देना नहीं हो सकता है और यही सारी बातें हमने न्यायालय में रखी हैं। अब इसमें अगली डेट सुनवाई की 5 जनवरी को है। न्यायालय ने इस मामले में नोटिस जारी किया सारे पक्षकारों को। और मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा और आपके सामने रखना चाहता हूं। मुस्लिम पक्षकार कोर्ट में जब भी ये केस चलता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई देते हैं, वो कहते हैं केस ही नहीं चल सकता है। और इसीलिए आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, मैं उनके बयान से सहमत हूं, क्योंकि अगर कोई स्टेट लिस्ट देखेगा संविधान की तो लिस्ट 2 जो राज्य सरकार की लिस्ट है जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसकी एंट्री 7 के तहत पिलग्रिमेज आता है जिसमें राज्य सरकार को कानून बनाने का हक है। और आर्टिकल 254 सब क्लॉज 2 के तहत अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है तो राज्य सरकार उसको निरस्त कर सकती है और अगर उसको प्रेसिडेंट से एसेंट मिलती है तो वो मान्य होगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की ये लोग दुहाई देते हैं और केस चलने में गतिरोध पैदा करते हैं। ये मुद्दा भी है, लीगल मुद्दे के साथ चुनावी मुद्दा भी है। और मैं एक बात और रखना चाहता हूं आपके सामने, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास है, कितना रक्त रंजित इतिहास है, ये मथुरा के रहने वाले अच्छे से जानते हैं। कितनी बार उसको उस मंदिर को तोड़ा गया है। 1618 में राजा बताइए याचिका आपने कब दायर की थी? से उसको बनवाया था। ये याचिका हमने सितंबर में दाखिल की थी, 25 सितंबर 2020 को। तो इतना लेट क्यों सर? इतना लेट, देखिए मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, लेट की बात नहीं होती। जब राम मंदिर का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में पैरा 116 पैरा 117 में बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन ले डाउन किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा उस पैरा 116 117 में, मैं चाहूंगा आप लोग उसे देखें, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मंदिर कभी भी तोड़ दिया जाए या वो बाढ़ से या नष्ट हो जाए तो मंदिर बनाने का संकल्प अमर होता है, अमिट होता है। और उसी प्रपोजिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने एक केस दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर 2019 को आया है और हमने जो केस फाइल किया उसकी रिसर्च करने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद 25 सितंबर 2020 को फाइल किया है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हिंदू सर, ये जो आप बात बता रहे थे 1968 में जो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच जो समझौता हुआ, जिसको आप गलत बता रहे हैं, ये समझौता तो आपको पहले से पता था। आप ये भी कह रहे हैं कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम है, यानी इन सब बारे में तो आपको जानकारी थी या बाद में आपने रिसर्च करके बाद में याचिका दायर की? अगर आपके पास जानकारी थी कि 2020 में ही आपको ये याद क्यों आया कि अब ये मुद्दा याचिका के तौर पर कोर्ट के सामने रखना चाहिए, जरा मुझे ये बता दीजिए। मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, आपने 2 प्रश्न पूछे, बहुत अहम प्रश्न है। सबसे पहली बात, हिंदू लॉ के हिसाब से हिंदू डेटी एक परपिचुअल माइनर होता है और माइनर कभी भी अगर शिवायत ने या भक्त ने किसी ने भी अगर माइनर के भगवान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है तो वो कभी भी कोर्ट में जा सकता है। आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि आप इतनी लेट क्यों आए कोर्ट में, क्योंकि जो लिमिटेशन पीरियड होता है उसमें भगवान कभी भी आ सकते हैं। राम मंदिर के केस में 1950 में केस फाइल हुआ गोपाल सिंह विशारद द्वारा, तो आप कहेंगे बाबर ने 1528 में तोड़ा था तो आपने 1950 में क्यों केस फाइल किया? पहली बात। दूसरी बात आपने कही जो 12 अक्टूबर 1968 का समझौता है वो आपको पता था तो आपने क्यों केस फाइल किया?
मैं उसका जवाब दे देता हूं। 12 अक्टूबर 1968 का जो समझौता था वो किसी को नहीं पता था, ना कोई पब्लिक नोटिस जारी हुई थी, ना वो रिप्रेजेंटेटिव सूट था। और जब वो समझौता हिंदू जनता की नॉलेज में आया तो जो भक्त हैं और भगवान दोनों ने केस में कोर्ट में केस फाइल किया है और कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है। इस समय वो मथुरा की सिविल जज डिस्ट्रिक्ट जज किसी को नहीं पता, तो ये कैसे पता श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम है अभी भी वो जमीन? ये आप किस ग्राउंड पर कह रहे हैं? ये इस ग्राउंड पे कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स है, जिसमें जब ये ट्रस्ट बना था, हाँ। जो सेठ जुगल किशोर बिरला थे उन्होंने मदन मोहन मालवीय से वो सारी प्रॉपर्टी 13,400 रुपए में खरीद के वो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में निहित की थी। ट्रस्ट डीड में भी ये बात लिखी हुई है। उस समय ट्रस्ट वर्चुअली डिफंक्ट हो गया था, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। कालांतर में जब लोगों को पता चला कि 12 अक्टूबर 1968 इस समय सुधांशु त्रिवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, मैं आऊंगी, विष्णु जैन साहब आ रही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, ये अजब इत्तेफाक दिख रहा है, विष्णु जैन 2020 में इन्होंने याचिका दायर की और 27 सितंबर 2020 का विनय कटियार का वो बयान आज याद आ रहा है जब उन्होंने कहा कि अब मथुरा काशी हो चुका, मथुरा की बारी है। तो यानी क्या 2020 में इस बात का एहसास बीजेपी को हो गया कि सिर्फ विकास के रास्ते पर चल के गद्दी नहीं मिलेगी, मुद्दा कुछ और भी लाना पड़ेगा, और इसीलिए 2022 से पहले यानी 20 में ही ग्राउंड तैयार कर लिया गया? अर्पिता जी, सबसे पहले तो इत्तेफाक ये है कि जब इस तरह का कोई विषय उठता है जो भारत के गौरव और स्वाभिमान का विषय हो, तो उसको एंटी माइनॉरिटी कह दिया जाता है। अभी आपके सामने सारे तकनीकी विषय किसने रखा? विष्णु जैन जी ने। यह भी तो माइनॉरिटी है, यह भारत की 1% से कम की माइनॉरिटी है, यह भारत की सबसे समृद्ध माइनॉरिटी है, भारत की सबसे इससे भी कम माइनॉरिटी है, पारसी 0.01%, सबसे शिक्षित माइनॉरिटी है। समस्या क्या है कि जिन लोगों ने माइनॉरिटी के नाम पे राजनीति की, उससे सबसे प्रचंड माइनॉरिटी को ही, यानी जो सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है, उसको माइनॉरिटी कह के 0.01% की कोई वैल्यू नहीं, यहूदी उनकी कोई वैल्यू नहीं, 2% वाले 1.1% वाले बुद्ध उनकी वैल्यू नहीं, 1.8% की माइनॉरिटी है। कितना इंटरप्रेन्योर है। सारी समस्या केवल एक सबसे बड़ी माइनॉरिटी को नजर आती। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। एक और इत्तेफाक देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर कहां है? सबसे बड़ा भारत में नहीं है, अंकोर वाट कंबोडिया में। आधुनिक मंदिर सबसे बड़ा भव्य मंदिर कहां है? स्वामीनारायण मंदिर न्यू जर्सी में। क्या यह आपको सहज बात लगती है कि रामकृष्ण और शिव के स्थान पर बने मंदिरों से भव्य मंदिर बाहर हैं, यहां पे मंदिर नहीं थे? नहीं सर, इसलिए मैं कह रहा हूं जब राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि देखिए, आस्था का विषय वो ठीक है, लेकिन आपको याद होगा लोकसभा चुनाव जब पहली बार बीजेपी इतने दमखम से आगे आई, पहली बार विषय नहीं है सर, उस समय क्या बात हो रही थी? विषय नहीं है, उस समय विकास का नारा था ना सर। इस बार हम ये माने कि विकास के साथ आपने प्लस करके मथुरा भी जोड़ा है, जैसे आपने राम मंदिर जोड़ा था, तो प्लस के बिना प्लस नहीं होगा क्या सर? प्लस मथुरा किया गया है क्या? दूसरी अब दोनों बात जवाब। पहली बात, यह आस्था का विषय कहां है? भगवान कृष्ण के नाम पर सबसे बड़ी सोसाइटी दुनिया में कौन है? इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हिंदुओं की है क्या? दुनिया के 100 से अधिक देशों में भगवान कृष्ण पूजे जाते हैं। पूरे यूरोप में हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट चला, वो कोई हिंदुओं का मूवमेंट था। अब टाइमिंग को लेकर सवाल है सुधांशु जी, आप बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, और जब आप बोलते हैं तो लगता है कि आपको 10 मिनट सुना जाए सर, लेकिन क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा लिमिटेड होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगी कि आप मेरे ही सवालों के इर्द गिर्द जवाब दीजिए। मैं ये सीधा सा जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी और जो पैनलिस्ट है मैं उनके पास जा भी नहीं पाई हूँ सर। सीधा सा मतलब आप मुझे जरा बताइए, एजेंडा चुनाव के टाइम पे जब आप, क्योंकि देखिए अब 5 जनवरी के बाद, आज ही चुनाव आयोग ने बोला कि 5 जनवरी के बाद कभी भी ऐलान हो सकता है, विकास केवल एजेंडा आपका नहीं रहेगा, मथुरा भी उसमें प्लस रहेगा, हाँ या ना सर? इसमें आप अपनी राय रखिए, उसके बाद मैं और गेस्ट के पास भी जानना चाहूंगी। सुधांशु जी, ये तो वैसी बात हो गई कि किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो या पढ़ाई, दोनों में कोई विरोध है क्या? सर उसमें वो प्लस कर सकता है ना, मैं तो सम्मान भी करता हूं, इसमें विरोध कहां पे है? पढ़ाई भी करता हूं सर, ये एग्जाम्पल चला नहीं सर। खैर बस, तो मैं देश के मान बिंदुओं का उतना ही सम्मान करता हूं, उतना ही विकास करता हूं। वैभव और गौरव दोनों के प्रति मेरी समान आस्था है। वैभव और गौरव में कभी कोई मतभेद नहीं। क्लियर है सर। राजकुमार भाटी साहब,
मुस्कुरा रहे हैं आप केवल। नहीं, मैं मुस्कुराता इसलिए रहा था कि आपने बिल्कुल वाजिब प्रश्न पूछा। नीति आयोग की रिपोर्ट है, जो कि माननीय मोदी जी के अधीन ही है नीति आयोग, कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं हैं। और ये हमने सबने देखा कि कोरोना के पीरियड में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, डेड बॉडी उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में पूरे देश में नंबर 1 हो गया है और 1.5 गुने अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में। भुखमरी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, गरीबी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एक और रिपोर्ट आई है कि जो एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट है, उसने भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायकों को अपराधों में दोषी करार दिया है, जिन्हें 6 महीने से लेकर 6 साल तक की सजा हो सकती है। अगर चुनाव से पहले हो गई तो ये चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने 12 मुकदमे वापस ले चुके हैं, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 10 मुकदमे थे, वापस लिए जा चुके हैं। जीडीपी ग्रोथ उत्तर प्रदेश की -6 में पहुंच गई है। इसकी चिंता कौन करेगा? सुधांशु जी से आप ये भी पूछिए।